Hello students. So, we are meeting yet again for our discussion on the quantitative techniques for managers, this subject in MBA second semester, and we are today on the concluding session. We will be starting with the concluding session of the unit 4. चौथी यूनिट हमारी आज ख़त्म हो रही है. चौथी यूनिट का जो दूसरा मॉडल हम लोगों ने समझा है क्यूइंग थ्योरी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं. क्यूइंग थ्योरी में के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने समझे थे इससे पहले. बेसिकली क्यूइंग थ्योरी को हम क्यों समझते हैं, क्यों पढ़ते हैं, और ये चीज़ें हम लोग मैं थोड़ा मैंने आपको हर सेशन में इसके बारे में थोड़ा बताया है, क्योंकि जितने भी मॉडल्स हम लोगों ने देखे हैं और एक दो मॉडल्स जो अभी और हम लोगों को देखने हैं, बेसिकली अगले यूनिट जो फाइनल यूनिट है उसमें 2 मॉडल्स हम लोग और जो समझेंगे. जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजर्स, इसमें जो बेसिकली जो इसका फोकस है अपॉन दी सब्जेक्ट ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च. हम लोग ऑपरेशंस रिसर्च के एरिया के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो ऑपरेशंस रिसर्च इज़ अ मैथमेटिकल सब्जेक्ट, लेकिन इसका जो फोकस है वो थोड़ा सा और मैथमेटिकल सब्जेक्ट से अलग है. क्या डिफरेंस है, या ये अप्रोच अलग है कह सकते हैं. एक तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. प्रैक्टिकली मैथमेटिक्स से बहुत लोगों को शिकायत होती है कि मुश्किल तो है ही और उसमें पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, कई सारी चीज़ें जो हैं जो शायद लगता है एक्स्ट्रा पढ़ाई जाती हैं. लेकिन मैनेजर्स को डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा मदद करता है सब्जेक्ट ऑपरेशंस रिसर्च का. और अलग अलग एरियाज़ में मैनेजर जो है ऑर्गेनाइजेशन में, जो मैनेजर है वो उसके पास सिचुएशंस ही अलग अलग बहुत तरह की सामने उसके आती हैं. बहुत अलग अलग तरीके की सिचुएशंस में उसको डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़ती है. और डिसीजन लेने के लिए पहले भी मैंने आपको बताया हुआ, आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन आपके पास तो होगी ही, लेकिन इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली एनालाइज करने की ज़रूरत है. इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझने की, एनालिसिस, डेटा की एनालिसिस की ज़रूरत है. डेटा और इन्फॉर्मेशन दोनों की एनालिसिस की ज़रूरत है. और एनालिसिस जो है वो डेटा कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी. तो अगर क्वालिटेटिव डेटा है तो वहाँ तो क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा, और क्वालिटेटिव एनालिसिस के भी टूल्स काफ़ी सारे हमारे पास होते हैं. लेकिन अगर डेटा क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटेटिव टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा. तो पूरा जो सेट ऑफ क्वांटिटेटिव टूल्स है उनको एक तरह से हम लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के गैमेट में रखते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजर्स. और बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं इनको भी एक तरह से 2 कैटेगरीज में बांटा गया है AKTU के पूरे MBA के सिलेबस में, जिसमें पहला पार्ट आप कुछ पढ़ चुके हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स, वो आपने पहले पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में. हालांकि वो पूरी तरह से क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात नहीं थी, वहाँ पर रिसर्च की भी बात हो रही थी. रिसर्च में भी जो क्वांटिटेटिव टूल्स लग रहे हैं उनसे उनका मतलब वहाँ पर कवरेज था, तो वो भी एक्चुअली क्वांटिटेटिव टेक्निक्स था. और अब आगे जो है हम लोग रिसर्च से थोड़ा हट करके और ऐसे टूल्स की बात अब कर रहे हैं जहाँ पर कि डेटा को कैसे, क्वांटिटेटिव डेटा को कैसे हम लोग उसको समझ सकें. तो जो अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस ऑर्गेनाइजेशंस में अराइज हो सकती हैं मैनेजर्स के सामने, हर सिचुएशन के को अलग अलग मॉडल के तहत उसको एड्रेस करने की या उसको स्टडी करने की, उसको समझने की कोशिश की गई. तो बेसिक जैसे मॉडल जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, डिसीजन थ्योरी है, जो भी अलग अलग मॉडल्स हम लोगों ने पढ़े हैं और अभी क्यूइंग की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग सिचुएशंस हैं, अलग अलग मॉडल्स हैं. अभी क्यूइंग थ्योरी में क्या है, जो बिल्कुल एक अलग सिचुएशन को जो उठाया गया और जिसको में भी हम क्वांटिटेटिवली ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि हैंडल किया जा सकता है, लेकिन उसको भी यहाँ पर क्वांटिटेटिवली और काफ़ी इफेक्टिवली और सक्सेसफुली हैंडल किया जाता है कि क्यू फॉर्मेशन को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे स्टडी किया जाए. और क्यू फॉर्मेशन ऑब्वियसली इट हैज़ अ ग्रेट इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन. हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है और दोनों तरह से हो सकता है. क्यू आपके ऑर्गेनाइजेशन के आगे हर बिजनेस पर्सन, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये चाहेगा कि क्यू फॉर्मेशन हो, ऑब्वियसली बात है. नेचुरली वो इसको ऐसा लगेगा कि भाई क्यू फॉर्म हो रही है, इसका मतलब आवर सर्विस इज इन डिमांड. लेकिन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन जो आजकल है उसमें अगर क्यू लंबी हो जाएगी तो आपके कॉम्पिटिटर्स उसका फ़ायदा उठा सकते हैं. तो इसलिए क्यू फॉर्मेशन it indicates that the demand of your service or product is increasing, but it also indicates that you should do something about exploiting those people's demand also that is waiting. And also there may be some people who just because of your queue they are leaving the system, they are not coming to you.
तो उनको एक्सप्लॉइट कैसे किया जाए। क्यू तो फॉर्म होने से आपको फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन अगर आप मोनोपोली हैं तब तो चलो ठीक है कि जो भी होगा सर्विस तो हम ही से लेगा, जितना वेट करना हो वेट करो। लेकिन अगर मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन, ये मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन नहीं है, तो फिर लोग दूसरे के पास चले जाएंगे। चाहे हो सकता है आपकी सर्विस भी अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वेट करने के बजाय कहीं और जा सकता है कस्टमर। तो वो जो डिमांड आपकी स्विच हो जा रही है, यू आर लूजिंग दैट डिमांड, ये जो शॉर्टेज के कारण से कॉस्ट हो रही है, आप एक्चुअली आपके पास सर्विस की शॉर्टेज है, आपके पास प्रोडक्ट की शॉर्टेज है, तभी क्यू फॉर्म हो रही है, और उसके कारण से आप लॉस हो रहा है। आप जितना जो आपकी आप अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर रहे हैं, आप और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की, और ज़्यादा ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर रहे हैं। तो वो कैसे किया जाए, उसको कैसे हम ये इंश्योर करें, या कितना हम कैपेसिटी इंक्रीज़ कर देंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, हम बना रहे हैं हर महीने 100 यूनिट, और हमारी डिमांड जो है वो हर महीने 200 यूनिट की है, तो वो जो एक्स्ट्रा 100 यूनिट की डिमांड है वो या तो हम जाने दें, और या फिर कुछ अपनी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करके और 100 यूनिट और कैपेसिटी इंक्रीज़ कर लें, और वो जो एक्स्ट्रा डिमांड है वो भी हम ले लेंगे, वो भी हम फुलफ़िल कर देंगे, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन इतना सिंपल तो नहीं होता है। हो सकता है उसके आगे चल कर के डिमांड 100 से जो 200 की जो आपने कैपेसिटी अपनी कर ली है, 175 की डिमांड हो गई, अब क्या करेंगे। तो 25 की जो डिमांड है, जो एक्स्ट्रा, जो जिसके लिए आप एक्स्ट्रा कैपेसिटी रख रखी है, वो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, तो वो भी हार्मफुल है। अब क्या हो रहा है, तो यानी कि दोनों सिचुएशंस में एक कहीं पर आपको एक बैलेंस बनाना पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग क्यूज स्टडी करते हैं। तो ये अलग अलग एप्लीकेशंस की हम लोग बात करेंगे, और ये एप्लीकेशंस और इनको समझने में और क्यूइंग थ्योरी की एप्लीकेशन में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हम लोगों ने जो मॉडल देखा है, क्यूइंग थ्योरी का जो मॉडल देखा है, MM1/इन्फिनिटी फीफो मॉडल, यानी कि अराइवल रेट कैसा है, वो आसान डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। सर्विस रेट कैसा है, वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। सर्वर कितने हैं, एक ही सर्विस प्रोवाइडर है हमारे पास। सिस्टम की कैपेसिटी क्या है, वो इन्फिनिट है, जितने लोग आते जाएं। सिस्टम की कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि वेटिंग एरिया हमारे पास इन्फिनिट है। ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। थ्योरेटिकली तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास लाइन जो है वो 10 कस्टमर्स की लग गई तो भी वो सब वेट करेंगे, और अगर 50 कस्टमर्स की लाइन लग गई तो भी वो सब वेट कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं होगा, कभी कभी कुछ हद तक हो सकता है। ऐसे ही प्रैक्टिकल सिचुएशन यही हो सकती है कि आपके पास वेटिंग स्पेस भी है, इतना कहाँ वेट करेंगे जाकर के लोग। तो हम ये, लेकिन जो एक एजम्पशन है उस मॉडल को सिंपलिस्टिक तरीके से, जब हम सिंपलिस्टिक तरीके से एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, तो उसके आगे जो और कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके और चीज़ें देख सकते हैं। तो सिंपलिस्टिक तरीके से हमने ये माना हुआ है कि हमारे सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो इन्फिनिट है, ये हमने मान लिया। फिर और क्या था कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला है। ज़रूरी नहीं है कि ये भी हो, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में कभी कभी ऐसा नहीं होता है। कभी कभी किसी कस्टमर को की इमरजेंसी है, डॉक्टर के यहाँ भी अगर हैं तो कोई इमरजेंसी कस्टमर, कोई पेशेंट आ गया तो उसको पहले भी देखा सकता है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी हमेशा हो सकता ना होता, लेकिन वो चीज़ें हम लोग ले करके चलते हैं। तो उसमें भी, लेकिन इस तरह से एक्चुअली प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और इन सब तरह की चीज़ों को और एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं, आज हम लोग ये चीज़ें देखेंगे, और इस मॉडल को थोड़ा सा और समझेंगे कैसे कैसे इसको यूज़ किया था। तो टू स्टार्ट विद, एक पर्टिकुलर आस्पेक्ट है जो कि जिसको कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कस्टमर्स, उन्हीं के लिए एक्चुअली हम लोग ये सारी कवायद कर रहे हैं, क्यूज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो अलग अलग टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, बाल्किंग, रेनेजिंग एंड जॉकिंग, इनका मतलब क्या है, ये चीज़ें थोड़ा सा हम लोग समझेंगे और इनको देखेंगे कि इनका इम्पैक्ट एक्चुअली क्यू के ऊपर कैसा पड़ता है। जो वेटिंग लाइन है सर्विस पाने के लिए, उसके ऊपर इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और कस्टमर्स भी इस तरह के अलग अलग बिहेवियर्स डिपिक्ट कर सकते हैं। इनको एक एक करके इसका मतलब समझते हैं। बाल्किंग, द कस्टमर डिसाइड्स नॉट टू एंटर द वेटिंग लाइन, वो छोड़ करके सिस्टम चला जा रहा है। कस्टमर आया सर्विस पाने के लिए, और जब पहुंचा वहाँ पर सर्विस पाने के लिए, जब पहुंच रहा है तो वहाँ पर देख रहा है कि लाइन इतनी लंबी है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए वो सर्विस पाने के लिए उसने लाइन ज्वाइन ही नहीं की। दिस इज़ बाल्किंग। इसके अपने इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। अब ये जो कस्टमर चला गया, इस तरह से जो कस्टमर चला गया,
वो वापस अगले दिन आपके पास आ सकता है, कुछ देर बाद आ सकता है, या फिर वो कहीं और जा कर के भी सर्विस पा सकता है। तो ये एक एस्पेक्ट है जो कि जिसके लिए इस कारण से आपको इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्यों कितनी लंबी फॉर्म हो रही है। द कस्टमर डिसाइड्स दैट ही और शी विल नॉट ज्वाइन द वेटिंग लाइन. It obviously becomes very important for the organizations to address this particular issue. तो उसके पास इतना पेशेंस नहीं है. एक्चुअली ये कह सकते हैं आप, ये जो भी अलग अलग सिचुएशंस हम देख रहे हैं, ये कस्टमर्स की लैक ऑफ पेशेंस के कारण से ही हो रहा है. तो कस्टमर जो है वो वो उतना पेशेंट नहीं, उतना उसके पास धीरज नहीं है, तो इसलिए वो वहाँ पर ज्वाइन ही नहीं कर रहा है और सिस्टम छोड़ करके चला गया. सिस्टम को ज्वाइन ही नहीं किया. सिस्टम छोड़ करके जाने की बात नहीं है, सिस्टम को उसने ज्वाइन नहीं किया. दिस इज बाल्किंग. देन रेनेजिंग. तो ये भी एक है, कस्टमर जो है वो थोड़ा तो पहले तो उसने कहा कि ठीक है चलो, इतना पहले ध्यान नहीं दिया ज़्यादा में भी, और आकर के लाइन में लग गया. तो रेनेजिंग इज मीनिंग दैट द कस्टमर एंटर्स द लाइन बट डिसाइड्स टू एग्जिट बिफोर बीइंग सर्व्ड. क्यों ऐसा करेगा? चाहे बाल्किंग हो चाहे रेनेजिंग हो, दोनों ही केसेस में रीज़न क्या है? रीज़न केवल इतना है, बाग कर रहा है तो भी, रेनेज कर रहा है तो भी, कि वो इतना टाइम, जितना भी टाइम उसको सर्विस पाने में लगने वाला है उसके हिसाब से, उतना टाइम देने के वो फेवर में नहीं है, और इस कारण से ये चीज़ें हो रही हैं. तो रेनेज कर रहा है अगर, तो कस्टमर एंटर्स द लाइन बट डिसाइड्स टू एग्जिट द लाइन बिफोर ऑब्टेनिंग द सर्विस. तो ये सिचुएशन भी हो सकती है. आपके पास वेट करने के लिए कैपेसिटी तो है, आपका सिस्टम तो इन्फिनिट है ना. आपका सिस्टम आपने मान रखा है या आपने बता रखा है कि इन्फिनिट है, आपके पास है भी. आपके पास वेटिंग एरिया बहुत ज़्यादा है. आपने वेटिंग एरिया भी ये सोच रखा है कि भाई कस्टमर इतने देर खड़े क्यों रहेंगे, तो आपने एक वेटिंग रूम बना रखा है, सब कुछ है, बढ़िया फैसिलिटी भी रखी. लेकिन कस्टमर को अपने टाइम का, उसके पास भी कुछ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस या इकोनॉमिक यूटिलिटी उसके टाइम की होगी, तो वो वेट करना चाहता है कि नहीं चाहता है, इस पर डिपेंड करेगा. तो द कस्टमर में देयर फॉर बाग और द कस्टमर में रेनेज. लाइन ज्वाइन ही नहीं किया तो भी इट इज़ अ पोटेंशियल लॉस टू यू. इवन इफ हम मान लेते हैं कि बाल्क और रेनेज दोनों केसेस में कस्टमर बाद में आ भी जाता है आपके पास, उस केस में भी कम से कम उस समय सर्विस देने का की अपॉर्चुनिटी आपने लूज़ कर दी. तो वो इकोनॉमिक लॉस तो हो ही गया. इकोनॉमिक लॉस शॉर्ट टर्म हो सकता है कि जो रेवेन्यू या जो प्रॉफिट आप आज जनरेट करने वाले थे वो कल या परसों जनरेट होगा, और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है कि वो कस्टमर यहाँ से गया और फिर बाद में पता चला कि नहीं, कहीं और जा सकते हैं, वहाँ पर तो प्रॉम्प्ट सर्विस मिल रही है, और वो हमेशा के लिए आपसे, आपकी सर्विस पाने से अलग हो गया और आपके ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गया. तो इस तरह से लॉयल कस्टमर्स भी आप लूज़ कर सकते हैं. एंड अगेन देयरफॉर वी आर रीइटरेटिंग, देयरफॉर व्हाट वी द थिंग इज़ दैट कि ये जो क्यूज़ की जो लाइन कि कितनी लंबी लाइन बनने वाली है, उस पे फोकस करना ज़रूरी है, उसको ध्यान देना ज़रूरी है. तीसरी चीज़ जो हम लोगों ने जो लिखी हुई थी, तीसरा टर्म जो लिखा हुआ था, इट वाज जॉकिंग. तो जॉकिंग में क्या हो रहा है? द कस्टमर इज़ एंटरिंग वन लाइन. और ये देखिए, अगर आप अपने आप को एज कस्टमर समझें या देखें, तो ये हर तरह का बिहेवियर प्रैक्टिकली आप लोग डिपिक्ट करते हैं, हम लोग डिपिक्ट करते हैं. हम जा रहे हैं कहीं पर, कहीं बाहर से ही नहीं देखा कि अरे यहाँ पे तो बहुत भीड़ है, चलो आज नहीं कल आएंगे, या फिर यहाँ पे बहुत भीड़ है, दूसरे दुकान से पे चले जाते हैं. दोनों चीज़ करते हैं. चाहे जहाँ पर लाइन, ये तो जो शुरुआत में भी हमने बात की थी, लाइन लगने का या भीड़ लगने का मतलब तो ये है कि वहाँ पर मे भी कुछ अच्छी सर्विस शायद मिल रही होगी, लेकिन टाइम देने के बजाय हम थोड़ा सा सर्विस के लेवल में या प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के लेवल में हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं कभी कभी. तो ये चीज़ हमने बाल्किंग भी किया हुआ है, हमने रेनेज भी किया हुआ है, और हम कभी कभी जॉकिंग भी करते हैं. क्या? द कस्टमर एंटर्स वन लाइन and then switches to a different line in an effort to reduce the waiting time. ये तो है ही, वैसे ये एक मानी हुई बात है कि आप जब भी लाइन में लगते हैं तो जो दूसरी लाइन होती है वो तेज़ चलती है. तो जैसे ही एक लाइन में लगे और दूसरी लाइन लग रहा ज़्यादा तेज़ चल रही, तो उसमें चले गए, और जब हम लाइन स्विच कर लेते हैं कभी भी, तो जो पहली वाली लाइन होती है वो तेज़ चलने लगती है, तो फिर वापस आ गए उस लाइन में. तो इस तरह का जो बिहेवियर है,
ये जॉकिंग है। द कस्टमर एंटर्स वन लाइन एंड देन स्विचेस टू अ डिफरेंट लाइन इन एन एफर्ट टू रिड्यूस द वेटिंग टाइम। ये पर्टिकुलर बिहेवियर अगर यही है, अगर यही केवल बिहेवियर कस्टमर डिपिक्ट कर रहा है, तो मे बी आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को तो नहीं असर, उसके ऊपर तो असर नहीं डाल रहा है, क्योंकि एक लाइन में लगा हो चाहे दूसरी लाइन में लगा हो, है तो आप ही के ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन फिर क्या होगा कि जो क्यू रिलेटेड जो कैलकुलेशंस हैं उनको करने में आपको दिक्कत आती है। ये सारी चीज़ें अगर फैक्टर इन करते हैं हम लोग, बार्किंग बिहेवियर, रेनेजिंग बिहेवियर और जॉकिंग बिहेवियर, इनको अगर फैक्टर इन कर लें तो फिर जो क्यू मॉडल है वो और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इन सारी चीज़ों को भी हैंडल किया था, इन सारी चीज़ों के लिए से रिलेटेड भी मॉडल्स होते हैं, लेकिन बेसिकली अभी तो हम लोग जो सबसे फंडामेंटल मॉडल है उसी को स्टडी कर रहे हैं। ये चीज़ें लेकिन हमको पता होनी चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर जब भी कोई कस्टमर इस तरह के बिहेवियर को डिपिक्ट करता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, तो कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं होगा कि नहीं ये कस्टमर जो है वो बार्किंग कस्टमर है, ये रेनेजिंग कस्टमर है, ये जॉकिंग कस्टमर है। ये मिक्सचर भी हो सकता है, अक्सर ऐसा होता तो है, ऐसा हो सकता है कि जो मतलब बार्किंग कर रहा है वो रेनेज नहीं करेगा। बार्किंग का मतलब क्या हो गया कि हम पहले लाइन हमने ज्वाइन ही नहीं की। रेनेज करने का मतलब क्या हो, लाइन ज्वाइन करके थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। तो कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि अरे इतना टाइम लगा ही दिया है तो थोड़ा और रुक जाते हैं, कल आएंगे तो फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। लेकिन अक्सर ये होगा कि ये इन तीनों बिहेवियर्स का एक कोई कॉम्बिनेशन कस्टमर्स जो हैं वो डिपिक्ट कर रहे होंगे। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। तो कस्टमर बिहेवियर की जो बात है, द मॉडल दैट वी हैव स्टडीड एज्यूम्स दैट द कस्टमर्स आर पेशेंट, दे डू नॉट बार्क, रेनेज। जॉकी की तो नौबत नहीं आएगी सिंगल सर्वर मॉडल में, लेकिन बार्किंग नहीं हो रही है, रेनेजिंग भी नहीं हो रही है। एंड द कस्टमर्स कम फ्रॉम एन इन्फिनिट पॉपुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी कस्टमर्स आ सकते हैं। द मैथमेटिकल फॉर्मूलाज बिकम मच मोर कॉम्प्लेक्स for systems in which customer population must be considered finite, and when the customers we are considering that customers they are bulking, they are reneging or they are jockeying। तो ये बेसिक चीज़ें थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान में रखनी है। और कस्टमर बिहेवियर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ एनी क्यू मॉडल, एंड दीज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर बिहेवियर्स, इसके बारे में हम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके मॉडल को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं या कर सकते हैं। द फाइनल पार्ट ऑफ क्यूइंग थ्योरी या क्यू मॉडल्स कि इनके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं। वैसे तो जितने तरह के अलग अलग जो पूरे जितने भी सेशंस अभी तक हम लोगों ने कवर किए हैं और जो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने देखे थे, उनसे भी कुछ आइडिया हो जाता है कि किस किस तरह के एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो चाहे मतलब किसी भी तरह का बिजनेस हो, ब्रॉडली हम ये कह सकते हैं, ब्रॉडली मतलब क्या है कि जहाँ पर भी कोई भी कुछ भी काम हो रहा है तो एक एंड पर एक कस्टमर होगा, दूसरे एंड पर कोई सर्विस प्रोवाइडर होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हो सकता है, कहीं पर भी किसी भी केस में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बॉस से मिलने के लिए एम्प्लॉयज़ जा सकते हैं। एक ही समय पर अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉय पहुंच गया और बॉस ने कहा कि बाहर वेट करना है, तो वहाँ पर भी क्यू बन गई। ठीक है। एक एजुकेशनल सेटअप में फैकल्टी से या टीचर से मिलने के लिए स्टूडेंट्स जा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जा सकते हैं या किसी भी पर्पज़ के लिए जा सकते हैं, कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए जा सकते हैं। अगर एक ही समय पर एक से ज़्यादा स्टूडेंट पहुँच गया तो वहाँ पर भी क्यू का फॉर्मेशन हो गया। अब क्यू का फॉर्मेशन जैसे ही होता है तो तुरंत ही इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर से मिलने के लिए एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं और क्यू का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो मैनेजर को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, या मैनेजर को इसको क्यों कंसिडर करना चाहिए और इसके बारे में क्यों सोचना चाहिए? केवल इसलिए क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं और बाहर वेट करना पड़ रहा है उनको, तो उन एम्प्लॉयज़ का प्रोडक्टिव टाइम जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। मैनेजर का तो काम ही यही है कि अगर किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम, मतलब एक उसके जॉब प्रोफाइल में एक ये भी चीज़ आएगी कि अगर किसी एम्प्लॉय को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वो आ करके और अपनी प्रॉब्लम उसके सामने रखे और वो उसको रिजॉल्व करे। लेकिन अगर एक एम्प्लॉय तो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है और बाकी 2 एम्प्लॉयज़ बाहर बैठे हुए हैं, तो उन 2 एम्प्लॉयज़ का जो प्रोडक्टिव टाइम है, जिस समय उनको काम करना चाहिए था, उस समय वो आकर के आपके केबिन के बाहर बैठे हुए हैं। तो ये एक दिक्कत, ये प्रोडक्टिव टाइम का लॉस हो रहा है।
और वो लॉस नहीं होना चाहिए, कैसे इसको हैंडल किया जाए। बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। क्यूइंग थ्योरी का मतलब केवल ये नहीं है कि हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले लेकर के और उनसे उनको हर तरह इस तरह की सिचुएशन में लगा दें। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ऐसा तो नहीं किया सकता है कि एक मैनेजर और आ गया जो केवल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो भाई जो बाहर बैठा हुआ था एम्प्लॉय वो उसके पास चला गया। तो कैसे क्या किया जाए, कई सारे तरीके अपने अपने, मतलब ये मैनेजमेंट का तो मतलब ही यही है कि कई चाहे क्वालिटेटिव मेथड्स हों चाहे क्वांटिटेटिव मेथड्स हों या कुछ और प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके हों, कई तरीके यूज़ किया सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने। तो आपने रीशेड्यूल कर दिया, भाई अभी नहीं आना बाद में आना, उसमें भी हालांकि अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। जो कोई इमरजेंट प्रॉब्लम किसी की हो सकती है तो आपने फीफो सिस्टम को डिसरिगार्ड कर दिया, जिसकी ज़्यादा प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, जिसका काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले हैंडल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो एक कॉन्टिंजेंसी अप्रोच की तरह से यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर एक सिस्टम में उसको बनाया जा सके और उसके हिसाब से अगर हम क्यूज़ को हैंडल कर सकें और फॉर्मूले यूज़ करके हम उसको पता कर सकें और उसके बेसिस पर हैंडल कर सकें, तो हम लोग वहाँ पर ये क्यू मॉडल्स का यूज़ करते हैं। तो जो सिचुएशंस हो सकती हैं, सेवरल एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, एक एग्जाम्पल ये है, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए और इनसे रिलेटेड भी कई सारी चीज़ें आप खुद भी सोच सकते हैं। हम अपने चारों तरफ भी देखते रहते हैं क्यूज़ के फॉर्मेशन को और उनके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस को। शेड्यूलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एट लैंडिंग एंड टेक ऑफ फ्रॉम बिजी एयरपोर्ट्स, तो वहाँ पर भी क्यू बनी हुई है। एयरक्राफ्ट, कई सारे एयरक्राफ्ट हैं, कई सारी अलग अलग एयरलाइंस हैं, उनके एयरक्राफ्ट हैं। एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पर कई अलग अलग रनवेज़ हैं, तो सिंगल सर्वर मॉडल नहीं है, एक से ज़्यादा सर्वर हो गए और कई सारे कस्टमर्स हो गए। अब उनको कैसे शेड्यूल किया जाए, ये एक क्यू मॉडल का से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक ही पर्टिकुलर सिचुएशन में एक से ज़्यादा मॉडल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। शेड्यूलिंग का मॉडल भी यूज़ किया रहा है और क्यूइंग का मॉडल भी यूज़ किया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स, और प्रॉब्लम्स की कॉम्प्लेक्सिटी उस हिसाब से बढ़ भी जाती है। तो किस पर्टिकुलर कैसे किस एयरक्राफ्ट को किस रनवे, कौन सी रनवे असाइन किया जाए, और भी फैक्टर्स होंगे। कोई बड़ा एयरक्राफ्ट होगा, कोई छोटा एयरक्राफ्ट होगा, कोई बड़ी रनवे होगी, कोई छोटी रनवे होगी। टेक ऑफ करने की बात हो रही है वो अलग हो गया, लैंड कराने की भी बात हो रही है उसकी भी बात हो रही है। तो लैंड करने के समय ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि किसी एयरक्राफ्ट का किसका ड्यू टाइम क्या है, किसका अराइवल टाइम कितना है, डिपार्चर टाइम कितना है, ये फैक्टर्स भी हो गए। फिर अगर कोई लैंड करने वाला है तो उसके पास कहीं फ्यूल की कमी तो नहीं हो रही है, वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी फैक्टर्ड इन, और उसके बेसिस पर हम ये चीज़ें समझने की और क्यू मॉडल्स को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फिर शेड्यूलिंग ऑफ इशू एंड रिटर्न ऑफ टूल्स, ये तो पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम ही हम लोगों ने देखी थी। बाय वर्कमैन फ्रॉम टूल क्रिब्स इन फैक्ट्रीज़, तो फैक्ट्री के अंदर मतलब कस्टमर्स की ही केवल बात नहीं है, हर तरीके से हम लोग इसकी चीज़ देख रहे हैं। तो वर्कर्स जो हैं वो टूल क्रिब पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका कितना प्रोडक्टिव टाइम लूज़ हो रहा है वो समझने की ज़रूरत है। शेड्यूलिंग ऑफ मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट फ्लीट्स, तो ट्रांसपोर्ट फ्लीट है, उनका शेड्यूल कैसे बनाना है, उनको कैसे अरेंज करना है, किसको पहले भेजना है, किसको बाद में भेजना है, तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, समझनी है और यूज़ करते हैं। शेड्यूलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केयर्स मटेरियल, वॉर की सिचुएशंस में ऐसी चीज़ सिचुएशन आ सकती है, तो वहाँ पर कैसे हम करते हैं ये देखने की ज़रूरत है। वहाँ पर भी क्यू मॉडल्स का यूज़ होता है। शेड्यूलिंग ऑफ वर्क एंड जॉब्स इन प्रोडक्शन कंट्रोल, अगेन अनदर एप्लीकेशन ऑफ क्यू मॉडल्स। मिनिमाइजेशन ऑफ कंजेशन ड्यू टू ट्रैफिक डिले एट टूल बूथ्स, टूल क्रिब, और उसकी बात अभी हम लोग कर ही रहे थे, तो इसको अलग तरीके से यहाँ पे देखा सकता है। तो कंजेशन जो है और ट्रैफिक और डिले को उसको कैसे हम लोग नो, दिस इज़ टोल बूथ, दिस इज़ टोल बूथ और या टोल प्लाज़ा की बात कर रही है की जा रही है। दिस इज़ नॉट टूल, इट इज़ टोल। तो वहाँ पर टोल बूथ पर जो है वहाँ पर कैसे किया जाए, तो कितने टोल बूथ चाहिए होंगे उसकी बात हो रही है। फास्टैग अब तो यूज़ होने लगा है। शेड्यूलिंग ऑफ पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स टू असेंबली लाइन, तो असेंबली लाइन में किस तरह से शेड्यूलिंग हो रही है, कंपोनेंट्स कैसे आ रहे हैं, कितने कब आने चाहिए, किस तरह से आने चाहिए। All such complex problems need to be addressed through queuing theory. Then decisions regarding replacement of capital assets,
taking into consideration mortality curves, technology improvement and cost equations. तो capital assets जो है उनका replacement, इससे रिलेटेड जो सिचुएशंस हैं वहाँ पर भी हम लोग क्यू मॉडल्स का यूज़ कर रहे हैं. देन रूटिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ सेल्समैन, सेल्स एफर्ट्स, तो सेल्स फोर्स को कैसे हम शेड्यूल कर रहे हैं, उनको कैसे हम यूटिलाइज कर रहे हैं. अगेन क्यूज़ और क्यू मॉडल्स आर यूज्ड देयर ऑल्सो. कुछ और बेनिफिट्स और एप्लीकेशंस क्या हैं. क्यूइंग मॉडल्स दे अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट, इंटरप्रेट एंड प्रिडिक्ट for purposes of better understanding the queue and for the scope to introduce remedies such as adequate service with tolerable waiting time. Then again, queuing models, they provide models that are capable of influencing the arrival pattern or of customers. तो ऐसा हम क्या करें, ये भी स्टडी करते हैं क्यू मॉडल्स में कि ऐसा क्या करें जिससे कि जो अराइवल पैटर्न है उसको रेगुलेट किया जा सके. तो लीन पीरियड में क्या किया जाए, लीन पीरियड में हम आपने कुछ स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर दी. तो जो आजकल कैसे कई सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो हैप्पी आवर्स की बात करते हैं, तो जो लीन पीरियड है उसमें उन्होंने कुछ कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट डिस्काउंट्स देना शुरू कर दिया. उससे आप अराइवल पैटर्न को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं. ये भी क्यूइंग मॉडल का ही पार्ट है. देन डिटर्मिन्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सर्विस और नंबर ऑफ सर्विस स्टेशन, कितना ऑप्टिमम नंबर ऑफ सर्विस स्टेशन कितने होने चाहिए, ये क्यूज़ के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं. स्टडीज़ द बिहेवियर्स ऑफ वेटिंग लाइन्स वाया मैथमेटिकल टेक्निक्स यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस. तो ये सारे एप्लीकेशंस और बेनिफिट्स क्यू मॉडल्स के होते हैं. एक बहुत ही वाइड गैमट है, बहुत ही ब्रॉड एप्लीकेशंस होते हैं, ब्रॉड एरियाज़ हैं जहाँ पर कि क्यू मॉडल्स को हम अप्लाई करते हैं. और क्यू मॉडल्स भी कई तरह के इस तरह से होते हैं. तो दिस इज़ अबाउट क्यूज़. वी विल स्टॉप हियर टुडे विद दिस पर्टिकुलर स्लाइड, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी टॉकिंग अबाउट some other model in the next unit. Thank you.